मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। मूल अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को मानव होने के कारण जरूरी होते हैं। उसे जीना है, उसे अपनी बातों को रखना है, उस पर कोई राज्य सरकार, उस पर एक राज्य केंद्र की सरकारें उस पर कोई ऐसा प्रतिबंध ना लगाएं कि उसका जीना ही मुश्किल हो जाए। इसके साथ साथ सरकारों को एक सीमा में प्रतिबंधित किया गया है कि नागरिक के अधिकार बहुत ज़रूरी हैं उसके जीवन के लिए, या ये कहें कि उसे किसी के दास, किसी के नियंत्रण में काम करने से रोकते हैं। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं होता कि कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का गलत उपयोग करे। उसके अधिकार वहीं तक है जहाँ किसी दूसरे के अधिकार की क्षेत्र शुरू होता है। इसीलिए बेशक मूल अधिकारों के बिना जीवन, एक मानवीय जीवन अमानवीय हो जाएगा। ज़रूरी है और साथ साथ देश में एक समानतापूर्ण व्यवहार, सभी को सम्मान का जीवन जीने के लिए मूल अधिकारों की ज़रूरत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार कितने हैं, इनको कैसे लागू किया जाता है, इनके क्या प्रतिबंध हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मूल अधिकार दिए कहाँ गए? भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 1 क्या था? भाग 1 था संघ एवं राज्य एवं संघ क्षेत्र, अनुच्छेद 104। भाग 2 क्या था? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि जो बहुत ज़रूरी होने की वजह से मूल अधिकार व्यक्ति में समानता, सम्मान, राष्ट्र हित और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों को लागू करना इतना आवश्यक है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक मानवीय जीवन की कल्पना तो नहीं की जा सकती। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का गारंटर बनाया गया है कि अगर मूल अधिकार आपका हनन होता है, आपको किसी से वंचित किया जाता है, जो अधिकार आपको मिले हैं मूल अधिकारों में, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है, 12 से लेकर के 35 के बीच में, अगर आपको कहीं, तो आप सीधा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत या अपने राज्य के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकते हैं। इससे आपके अधिकारों का संरक्षण होगा। हम सबसे पहले ये कह सकते हैं, इस तरह हम अंत में एक निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है, एक अनिवार्य तत्व है कि इसके बिना ना तो हमारा भौतिक विकास हो सकता है, ना हमारा बौद्धिक विकास हो सकता है, ना नैतिकता में भी हम कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं, और साथ में आध्यात्मिक भी तो हो ही नहीं सकता। तो हम सबसे पहले मूल अधिकारों की बात करें। जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था, तब उसमें हम पर 7 मूल अधिकार थे। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। लेकिन 44, पहले हम थोड़ा संपत्ति के अधिकार की बात कर लेते हैं। संपत्ति का अधिकार जो कि मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, लेकिन संपत्ति का अधिकार ऐसा था जो कि बहुत नकारात्मक इसका इस्तेमाल होने लगा कि लोग लगातार कोर्ट जाने लगे, दूसरे की संपत्ति को कब्जा कर लेना। इसकी वजह से 44वें संविधान संशोधन, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी यहाँ पर 1978 में, संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार दे दिया गया अनुच्छेद 300 में, 300A में। अब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं था, एक विधिक अधिकार रह गया, एक कानूनी अधिकार बन के रह गया। कई बार प्रश्न आया भी, एक संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार, सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, तो एक सांविधिक अधिकार है, इस कानूनी अधिकार, इसका विकल्प सही होगा।
अब हम बात करें सबसे पहले अनुच्छेद 12। वैसे तो मूल अधिकार समता के अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक है, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 को भी मूल अधिकारों के अंतर्गत ही माना जाता है। अनुच्छेद 12 ये कहता है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन से राज्य हैं, किसी राज्य का भाग माना जाए। बेसिकली एक राज्य, हम अक्सर चर्चा करते हैं कि राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है। थोड़ा सा हम इसमें पहले डिस्कस कर लेते हैं। राज्य वर्सेज राष्ट्र। एक तरफ राज्य लिखे, एक तरफ राज्य, जैसे लोग कहते हैं ना उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, महाराष्ट्र राज्य। बेसिकली ये राज्य नहीं है, ये बेसिकली ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। राज्य तो भारत है। क्यों? क्योंकि राज्य वो होता है, राज्य की परिभाषा में है, जिसकी अपनी सरकार हो, जिसके पास अपना संविधान हो। नंबर 1, भारत के पास अपना संविधान है, ठीक है। नंबर 2, सरकार हो, चुनी हुई सरकार भी है अपने पास। नंबर 3, अपना एक भूभाग निहित हो, जैसा भारत का अपने एक क्षेत्रफल निहित है। और चौथा है यहाँ की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। तो ये 4 अनिवार्य तत्व होते हैं किसी राज्य में के लिए जरूरी, भूभाग हो और साथ में जनसंख्या हो। अब अगर हम क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, महाराष्ट्र राज्य नहीं है। महाराष्ट्र के पास भूभाग है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश के पास भूभाग है, बिल्कुल है। एक जनसंख्या है, बिल्कुल है। एक राज्य में चुनी हुई सरकार है, बिल्कुल है। लेकिन साथ में संविधान की एक संप्रभुता नहीं है। सॉरी, मैंने संविधान शब्द बोल दिया। तो संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए और जनसंख्या होनी। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तीनों, इनके पास सरकार है, इनका अपना एक भूभाग है, जनसंख्या है, लेकिन ये संप्रभु नहीं है। ये चाहें कि हम भारत से अलग हो जाएं या भारत के खिलाफ चले जाएं तो नहीं जा सकते। इसीलिए ये पॉइंट मिसिंग होने की वजह से ये राज्य नहीं, भारत राज्य। भारत संप्रभु भी है, अपनी सरकार भी है, अपनी जनसंख्या भी है और साथ में एक निहित भूभाग है, इसलिए राज्य है। तो राज्य की परिभाषा, राष्ट्र जो होता है वो एक मानवीय विचार है। हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हम भारत राज्य के भी हैं और भारत के प्रति हमारी अपनी एक विचार है कि हम किसी भी स्थिति में भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। हमारी मानसिकता, हमारी वैचारिक राष्ट्र के साथ है, भारत राष्ट्र। इसी तरीके से कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता हो, उसके माता पिता कभी भारतीय रहे हों या ना भी रहे हों, लेकिन उसको लगता है कि उस भारत के प्रति एक सकारात्मक विचार रखता है, तो भी भारत राज्य का तो नहीं है, भारत राज्य का नागरिक नहीं, लेकिन भारत राष्ट्र का नागरिक जरूर है, क्योंकि वो भारत के प्रति एक राष्ट्रवादिता विचार से परिपूर्ण है, विचार से, इसलिए वो भारत राष्ट्र का सदस्य कह सकते हैं उसे। तो राज्य एक संवैधानिक विचार है और राष्ट्र एक मनोवैचारिक विचार है। अगर हम बात करें राज्य की परिभाषा में, तो जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है, कार्यकारी एवं विधायी अंगों में सरकारी क्रियान्वित करने वाली, देखो पहले राज्य में क्या आता है, जिस सरकार हो गई। यहाँ वो राज्य नहीं है जो मैंने बताया, ये राज्य की परिभाषा है, लगेगी कि राज्य में कौन से शामिल हो, सरकार शामिल होगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय नगर पालिकाएँ हो गया, पंचायत, जिला परिषद, सुधार, न्याय, ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। यहाँ की LIC हो गई, जो सरकारी जितनी भी है लगभग शामिल है। गैर संवैधानिक प्राधिकरण के भी ऑप्शन में दे देता कौन से राज्य हैं, तो सरकार दे देगा, संवैधानिक प्राधिकरण दे देगा, LIC दे देगा, साथ में सुप्रीम कोर्ट दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि वो भारतीय राज्य का हिस्सा नहीं है, वो राज्य नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। तो ये ठीक है। अनुच्छेद 13 ये, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ असंगत या अल्पीकरण वाली विधियाँ शून्य होगी। मतलब कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी विधि जो भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ जाती है, उस सीमा तक वो शून्य घोषित कर दी जाएगी जहाँ पर वो संविधान का उल्लंघन करती है। मान लीजिए कि राज्य ने या केंद्र सरकार ने कोई एक विधि बनाई जिसमें ये कहा गया कि ये विधि इस राज्य में लागू होगी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसा प्रावधान, मान लीजिए उसमें 10 प्रावधान दिए गए हैं, 10 में से 8 प्रावधान तो ठीक है जो संविधान संगत हैं, जिनका संविधान में कहीं उल्लंघन नहीं होता, जिनकी वजह से, लेकिन तो कुछ ऐसे प्रावधान बना दिए गए जो कि उल्लंघन करते हैं, वो दोनों प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय के दृष्टिगत के नल एंड वाइड घोषित हो जाएंगे। इसका मतलब वो शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। यही अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, शून्य मानी जाएंगी। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति
हमेशा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य न्यायालय जाने के लिए एक रास्ता यहाँ से खुला हुआ है कि अगर कोई भी सरकार संविधान के संगत कार्य नहीं करती तो कोई कानून बनाती है तो उस कानून को उच्चतम न्यायालय राज्य न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले मूल अधिकारों में जो सबसे ज़रूरी है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 समता का अधिकार। जब भारतीय संविधान बना तो समता मूलक समाज की स्थापना की घोषणा की गई। समता मूलक समाज का मतलब होता है कि ऐसा समाज जिसमें ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, जाति धर्म काला गोरा महिला पुरुष के नाम पे कोई भेद नहीं होगा, सभी को एक समान दृष्टिकोण इंसान की नज़र से देखा जाएगा और सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी का समान समता होगी और साथ में सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। हम इसको थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। एक है विधि की समझ समता और एक है विधियों का समान संरक्षण। विधि की समझ समता का मतलब होता है कि ये एक ब्रिटिश अवधारणा है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ साथ इसमें ये प्रावधान है कि कानून के सामने सभी समान हैं, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब कि कानून सभी को एक नज़र से देखेगा। उसके बाद आते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कि ये एक अमेरिका से लिया गया कॉन्सेप्ट है कि कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा भ्रम है कि मतलब क्या है इसका। अगर हम विधियों का समान समता की बात करते हैं तो ये एक नकारात्मक है कि जो ये ना देखता है कि कोई अमीर है कि कोई गरीब है, कोई प्रभावशाली है कोई नहीं है, कोई क्या है, बस सबके साथ समान व्यवहार है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहाँ इतने सारे वर्ग डिवाइड हैं, इतनी सारी जातियाँ भी डिवाइड हैं, आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में इतना ज़्यादा अंतर है। अगर हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, मान लीजिए ये मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि एक सामान है, कोई योजना लाई जाती है, जैसा कि मान लीजिए सरकार कोई योजना ले आती है। अब वो योजना अनिल अंबानी के लिए भी, मुकेश अंबानी के लिए भी है और साथ में गरीब आदमी के लिए भी है कि उसमें फ्री का आपको इलाज दिया जाएगा, जैसा 5 लाख तक का मुफ्त बीमा दिया जाता है आयुष योजना के अंतर्गत। अब आप देखिए कि एक आदमी जो करोड़पति है वो भी उसको ही मुफ्त में दिया जा रहा है और जो एक आदमी जिसके पास 10 रुपया भी नहीं उसको भी मुफ्त में दिया जा रहा है, तो अंतर ही क्या रहा फिर। इसीलिए विधि की समझ समता भारत जैसे देश में ये संभव ही नहीं है कि कभी विधि की समझ समता आ जाए। इसके लिए सभी को एक बराबर पे लाना पड़ेगा, तब ये कॉन्सेप्ट भारत में सही हो सकता है। इसलिए ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो कि भारत जैसे देश में संभव नहीं है। अब आएंगे हम बात करेंगे विधियों के समान संरक्षण। ये एक सकारात्मक है, ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है कि अगर हम कोई योजना लाते हैं तो उसमें हो सकता है कि हम ये कर दें कि ये अमीर लोगों के लिए नहीं है कि जिनकी आय इतनी है, उससे नीचे वालों के लिए है। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को ज़रूरी है उसी को उसका लाभ मिल पाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक भारत जैसे देश में सकारात्मक है और ज़रूरी भी है। इस कह रहे विधि का समझ समता एवं विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई धर्म रिलीजन, मतलब मैंने जब प्रस्तावना में बताया था आपको कि धर्म क्या है, ये एक विचार है, एक धारण करने का। तो कोई किसी को मानता है भारत में इतने सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, कि कोई हिंदू है तो उसके लिए अलग योजना लिया है, मुस्लिम है तो उसके लिए अलग व्यवहार किया जा रहा है, सिख है तो उसको ऐसा नहीं, सभी को एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसका मतलब कि राज्य धर्म के आधार बना करके कोई भेदभाव नहीं करेगा कि ये योजना निकाल दिया कि इसके केवल हिंदू ही फॉर्म को भर सकते हैं और मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग नहीं भरते। आगे कुछ धर्म के नाम पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव भारतीय संविधान प्रतिबंधित करता है, उसको रोक लगाता है। दूसरी बात मूल वंश डिसेंट के आधार पे कि तुम इस वंश के हो, तुम यहाँ रहे हो, तुम यहाँ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता, सभी को एक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। उसके बाद जेंडर के आधार पे कि
महिलाओं के लिए अलग व्यवहार किया जा रहा है, पुरुषों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है जेंडर के आधार पर। तभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम आगे देखेंगे कि महिलाओं को, क्योंकि वो लेबर सेक्शन में आती हैं तो उनके प्रति थोड़ा सा संविधान का झुकाव ज़्यादा है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझेंगे कि जेंडर के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, रोक लगाई गई है। जन्म स्थान के आधार पर कोई व्यक्ति मणिपुर में पैदा हुआ है तो उसके साथ अलग ट्रीट करें, दिल्ली में पैदा हुआ है तो उसके साथ अलग ट्रीट करें। जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पूरे देश में, पूरे भारत में कोई व्यक्ति कहीं भी जन्म लिया हो के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका मतलब होता है अनुच्छेद 16। इसका मतलब ये होता है कि अगर सरकार कोई मान लीजिए भर्ती लाती है या कोई और, हमने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जो हमारा प्रस्तावना है वो हमें एक मार्गदर्शक होगा। एक अब देखिए यहीं पे ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि सभी के साथ समान अवसर का दिया जाएगा, ना तो उसके जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी कुछ अपवाद हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ आज भी कि संभव ही नहीं है कि आप सभी के साथ समान व्यवहार कर लें या धर्म, मूल, वंश या जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ही ना करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा सेक्शन ऐसा है, जैसे महिलाओं को देख लो कितना कमज़ोर है, SC ST OBC में देख लो कितनी ज़्यादा पिछड़ापन है। तो कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव इसलिए नहीं किया जाता कि ये इसलिए किया जा रहा है कि उनको भी समानता का एक अवसर मिल सके, उन्हें भी हम समान व्यवहार कर सकें, उनको भी बराबरी पे ला सकें, समाज की मुख्य धारा से मजबूती से जोड़ सकें। इसीलिए लोक नियोग किया गया है। अब आएंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, हमारे देश में हज़ारों साल से एक पिछड़ा वर्ग SC ST समुदाय के साथ खासतौर पे छुआछूत के नाम पे, उनके रहन सहन के नाम पे लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उनको जगह जगह अपमानित करना, जाति के नाम पे, उनकी रहन सहन की स्थिति के नाम पे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। उन्हें बहुत ही गलत शब्द जो नहीं बोलने चाहिए अमानवीय। इसीलिए अस्पृश्यता का अंत ऐसा है कि, और जो मैंने पढ़ाया विधि की समझ समता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये राज्य के खिलाफ दिए गए, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। अगर मान लीजिए मेरी कोई कोचिंग है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कोचिंग में धर्म के आधार पर इस व्यक्ति को नहीं रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरी खुद का है। कोई राज्य से मुझे कोई इस तरह मुझे प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ का है, मैं उसको अपनी कोचिंग में नहीं रखता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए कह सकते ये जो तीनों अधिकार मिले हैं, जितना भी मूल अधिकार मिला हुआ है, इसमें केवल अनुच्छेद 17 ही एक ऐसा अनन्य अधिकार है जो व्यक्ति के साथ साथ राज्य दोनों के खिलाफ है। ये बात बहुत पॉइंटेड है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए मैंने किसी SC ST कैटेगरी श्रेणी के किसी व्यक्ति को गालियाँ छुआछूत कर रहा हूँ, उसके साथ मैं उठना बैठना नहीं कर रहा हूँ, अगर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय चला जाएगा, तुरंत मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा या कोई भी करेगा। इसलिए ये व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ है। इकलौता ऐसा संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता ऑफ द अनटचेबिलिटी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में अस्पृश्यता नहीं करेगा। ये प्रेरित है महात्मा गांधी जी के छुआछूत के भेदभाव से। महात्मा गांधी जी ने दलित समुदाय को हरिजनों की संज्ञा क्यों दी थी? इसलिए दी थी कि उस समय इतना ज़्यादा भेदभाव होता था कि संभव ही नहीं था कि वो किसी जाति विशेष के साथ बैठ सके, उठ सके। इसके लिए उन्होंने अस्पृश्यता की बहुत ही ज़रूरी, ये कोई राज्य के खिलाफ है कि राज्य भी कभी जाति में छुआछूत नहीं कर सकता। अस्पृश्यता का अंत हो गया, उसके आचरण को निश्चित करता है। उसके बाद अनुच्छेद 18, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवा उपाधि। होता क्या था, जब देश स्वतंत्र नहीं था तो ब्रिटिश एक तुष्टीकरण की नीति चलती थी। कैसी तुष्टीकरण? कि जो जमींदार होते थे, यहाँ के उच्च वर्ग होता था, उसके माध्यम से शासन करने की। उसको तभी शासन उसके माध्यम से कर सकते हैं जब वो खुश रहे। वो खुश कैसे रहेगा? उसके लिए हमने जैसा कि बड़े बड़े ऊँची जाति के लोग, उनको राय दे दिया, राय साहब हो गए, ये जमींदार साहब हो गए। ये इससे क्या होता था, उनके अंदर एक गुरूर की भावना पैदा होती थी कि मैं तो, वो इस भावना को बनाए रखने के लिए हमेशा ब्रिटिश के सामने एक अपनी वफादारी प्रस्तुत करते थे। और ब्रिटिश भी चाहते थे कि अगर इनको हम ऐसे पद दिए रहेंगे तो ये हमारे अनुसार काम करेंगे और हम देश में
राज करते रहेंगे और किया भी लगभग 200 सालों तक उन्होंने इसी के आधार बनाते हुए लगातार वो 200 सालों तक हमारे लोगों के द्वारा ब्रिटिश शासन करता था। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता द्वारा जनता का शासन। यहाँ पे ब्रिटिश क्या है? हमारे लोगों के द्वारा खुद शासन करते थे, ये अंतर है। उसके बाद तो इसीलिए से अब कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि चाहता है कि हम उपाधि ले लें, ठीक है, उपाधि ले सकता है, लेकिन उसको लगा नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न ये नहीं लिख सकता भारत रत्न, या उसको देख करके अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ मामलों में छूटे, जैसे सेना के मामलों में तो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल ये चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि सेना को थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है। या विद्या संबंधी मान लीजिए कोई जैसा शिक्षक है, शिक्षा विधि डॉक्टरेट की उपाधि लगाता है, कोई विदेशी दे देते हैं, कोई विदेशी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, डॉक्टर कलाम जी हो गए, कई सारे ऐसे जिन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, इनको भी दिया गया है कि विदेशी यूनिवर्सिटी दे दी, डॉक्टरेट की उपाधि देती तो ले सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें राष्ट्रपति जी से आदेश लेने के बाद ही हम कोई उपाधि ले सकते हैं, तो इसका नकारात्मक यूज ना हो सके उपाधियों का, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 1922, 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में मूल 6 अधिकार हैं। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, सम्मेलन बनाने की, संघ बनाने की, संचरण की, निवास वृत्ति। अनुच्छेद पहला क्या होगा? वाक एवं अभिव्यक्ति हो गई, सम्मेलन हो गया, संघ हो गया, संचरण करने की, निवास की, ठीक है, और वृत्ति। सबसे पहले हम वाक एवं अभिव्यक्ति की अक्सर हमारे यहाँ चर्चा में रहता है। वाक एवं अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी संविधान में किसी उपबंध का उल्लंघन होता है देश में, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। जिसको जो मन आता है बोलता है। राजनीतिक दलों को देखो, एक दूसरे पे किस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से ये प्रतिबंधित किया गया है कि आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक ही आप बोल सकते हैं। वाक हम अपने विचारों को वहीं तक रख सकते हैं जहाँ तक कि किसी दूसरे के विचारों का, किसी दूसरे के सम्मान को, किसी दूसरे की विविधता को, विचारधारा को ठेस ना पहुँचे या उसे हम अपमानित ना करें। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही उल्लंघन होता होगा। अब सम्मेलन बनाने को, आप बेशक सम्मेलन बना सकते हैं, आप एक संगठन तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये हथियारों का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। इसमें केवल विचारधारा की, आपने विचारधारा के अनुसार एक सम्मेलन करते हैं कि हम इस विचारधारा से जुड़े लोग हैं। बहुत सारे देश में हज़ारों की संख्या में संगठन है, संघ बनाने, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल गया है राजनीतिक दल का गठन करने का। सम्मेलन और संघ बनाने से ही निकल के आया है कि अगर हम कोई भी पार्टी देखते हैं, हमारे यहाँ जितने नेता हैं उतनी पार्टियाँ हैं, एक पार्टी अलग होता है वो तुरंत अपनी पार्टी बना लेता है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया। इसलिए अगर कह देता है पेपर में कभी कि राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार है, एक दे देता है सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, आप मूल अधिकार के साथ जाएंगे अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। उसके बाद आता है संचरण की समझ। संचरण का मतलब होता है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे देश में, पूरा देश खुला हुआ है कि आप, लेकिन कुछ यहाँ प्रतिबंध है, जैसा आर्मी एरिया हो गया या इनर लाइन परमिट हो गया, जैसा ईस्टर्न, उसको आप थोड़ा सा यहाँ अपवाद माने, उसको छोड़ दें तो आप पूरे देश में कहीं भी आने जाने के लिए हर नागरिक स्वतंत्र है। संचरण का कॉन्सेप्ट, निवास का, कहीं भी आप रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर, भारत में देश में आप कहीं भी जाइए, आपको अगर ज़मीन मिल जाती है, अपना घर है, या आप किराए पे कहीं भी रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कुछ प्रतिबंध है इसमें, उसकी जैसा सेना एरिया में, तो उसकी बाद में चर्चा कर लेंगे। वृत्ति का मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब कि आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, आपको इससे रोकथाम नहीं की जाएगी। इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है कि आप ये रोजगार नहीं कर सकते जो कि मानवीय गरिमा के खिलाफ जा रहा हो, जैसा कि हम रेड लाइट एरिया या वेश्यावृत्ति हो गया, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं, संभव ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, 6 बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ की स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें सम्मेलन या संघ बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं भी आने जाने का, कहीं भी निवास करने का, कोई भी व्यवसाय करने का हमें अधिकार। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी पेपर में आता है हड़ताल का अधिकार, अभी EPFO के पेपर में आता है हड़ताल का अधिकार है।
वास्तव में हड़ताल का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर एक लगातार डिबेट होती रहती है कि होना चाहिए, कुछ संगठन कहेंगे नहीं होना चाहिए। लेकिन हड़ताल का अधिकार, ये बात आप समझ लीजिए, एक सांविधिक अधिकार है, कानून के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। अगर पेपर में आ जाता हड़ताल का अधिकार है, मूल अधिकार अब आया था, कभी उन्होंने सांविधिक अधिकार लगा दिया। हकीकत में वो सांविधिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं माना जाएगा उसको। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट, हड़ताल का अधिकार सांविधिक अधिकार है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोषचित के संबंध में। अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो ये बात होगी अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराध करता है, ठीक है, अब उस अपराध को करे जाने के कारण उसे क्या सज़ा दी जाएगी, इसके संबंध में कोई पूर्व पद प्रभावी कानून पोस्ट ला नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आज हमने कोई अपराध कर दिया, तो हमको जो सज़ा दी जाएगी वो आज के ही आधार, इस समय जो कानून ऑनगोइंग चल रहा है, इसी की ये नहीं कि आज के पहले कभी कोई कानून बना था उसको आधार बना करके हमको मान लीजिए कि कोई मान लीजिए मर्डर कर देता है, अब मर्डर करने के लिए मान लीजिए वर्तमान में क्या है कुछ भी कि इसको फांसी भी लटकाया जाएगा, ठीक है, इसको मान लीजिए उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। अब कोई कानून बहुत पहले कभी बना था कि नहीं, जो अपराध करेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो हमको उस कानून के अनुसार नहीं, आज जो कानून चल रहा है इसके अनुसार ही हमें कोई सज़ा दी जाएगी। कोई पूर्व पद प्रभावी कानून पोस्ट ला नहीं होगा। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि की अतिक्रमण नहीं किया या उससे अधिक सख्त का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जानने समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है। इसमें दूसरा प्रावधान दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति का मतलब होता है कि जैसे कि आज हमने अपराध कर दिया, ठीक है, अब एक ही अपराध के लिए हमको 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, एक ही बार मिलेगी। अपराध एक बार किया तो एक ही बार सज़ा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, स्वाभिशंसन नहीं। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि कई बार मान लीजिए किसी ने अपराध किया, शक के आधार पर पुलिस ने उठाया, उसने किया या नहीं किया, अब उसका नाम आ गया, अब पुलिस ने उसको उठा लिया, अब पुलिस उसको उठा लिया, पुलिस को डाउट है कि नहीं इसने अपराध किया है, लेकिन वो जानता है कि मैंने अपराध नहीं किया है। अब पुलिस उसको उल्टा टॉर्चर कर रही है, मार रही है, पीट रही है कि नहीं ये मान ले कि इसने अपराध किया, अब जो सो क्योंकि उसने अपराध किया नहीं है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, भारतीय संविधान और शरीयत के कानून में अंतर क्या है। भारतीय संविधान कहता है कि 100 अपराधी चाहे बच जाए, ध्यान दीजिएगा, 100 अपराधी चाहे बच जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। शरीयत कानून कहता है कि 100 निर्दोष चाहे तो फंस जाए, चाहे तो सज़ा हो जाए, चाहे तो मर जाए, एक अपराधी नहीं बचना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहीं से निकल गया है, स्वाभिशंसन नहीं। अगर किसी के ऊपर शक है हमको किसने अपराध किया है, गए उसको पकड़े उसको लेकिन जब तक हम कानून के आधार पे, जब तक सबूतों के आधार पे साबित नहीं हो जाता, हम सबूत जुटा करके उससे दोषी हो कि तुम्हारे खिलाफ ये सारे अपराध हैं, ये सारे कानून हैं, तुम उसमें मौजूद थे, तुम्हारा मोबाइल वहाँ था, सिग्नल से तुम्हारे खिलाफ ये तुम्हारा प्रिंट आउट आ रहा है के आधार पे हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं कानून दायरे में। लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं तुम मानो तुमने अपराध किया ही है। तो इससे ये सुरक्षा प्रदान करता है किसी अपराध के लिए व्यक्ति, इससे क्या हो कि किसी निर्दोष को पुलिसिया कार्रवाई से, या ये कह सकते हैं कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने से रोकता है। ये यहाँ से पॉइंट निकल गया था, स्वाभिशंसन नहीं, कि राज्य को कहीं ना कहीं पुलिस स्टेट बनने से रोकता है। लोकतांत्रिक देश बनाए रखने में ये बहुत ही मदद करता है। किसी अपराध के लिए अब किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है, हम थोड़ा सा इसमें कुछ अनुच्छेद 20 के प्रावधान केवल आपराधिक कानूनों में, ना कि सामान्य सिविल कानूनों में। ये बात हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 20 जो है ये आपराधिक कानून, ये सामान्य कानून होता है कर टैक्स को लेकर के है। जैसे मान लीजिए कि एक कर है, ठीक है, आज मान लीजिए जीएसटी है, अब सरकार चाहे तो जीएसटी के अनुसार भी लगा सकती है, कोई और पहले भी कानून बने तो उसके हिसाब से कर ले सकती है। इसमें कोई नहीं कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं बस ये कानून 1 जुलाई 2017 लागू हुआ मैं इसी के आधार पर दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते आप।
आप केवल आपराधिक मामलों में ही अनुच्छेद 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 आप अगर आपने अपराध कोई किया तो ही आपको संरक्षण देता है। ये सामान्य कानून को लेकर के संरक्षण नहीं देता है, या ये कहें कि ये एक तरीके से राज्य को परमिट भी करता है कि अगर सामान्य कानून में आपराधिक मामले नहीं है तो उस पर ये पूर्व कानून भी प्रभावी हो सकता है। या एक काम के लिए दो बार टैक्स देखते हैं कि हम सरकार टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा देती है। क्यों लगा देती है? क्योंकि अगर यहाँ पे ये सामान्य कानून भी होता तो सरकार नहीं लगा पाती। यहाँ से ये मुझे लगता है कि अब कन्फर्म हो गया, काफ़ी आपको समझ में आ गया। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है जीवन। जीवन है तभी सब कुछ है। कहा भी जाता है कि जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं है तो फिर क्या है? सब कुछ बेजान है। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद 19, बहुत ज़रूरी। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, सभी के जीवन की सुरक्षा होना एक अनिवार्य प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं जीवन से वंचित नहीं कर सकती, उसको मृत्यु नहीं दे सकती। मैंने मृत्यु कहा है, मृत्यु दंड नहीं कहा है। मृत्यु इसलिए नहीं दे सकती कि सरकार चाहे जिसको उठा ले आए पकड़ के मार दे। और मृत्यु दंड ये होता है कि अगर तुमने अपराध किया है, मर्डर किया है, कत्लेआम किया है, कुछ ऐसा कांड किया है जो कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है, तो एक कानून में दायरे में ला करके उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया। जैसा हमने कई आतंकियों को फांसी पर लटकाया, क्यों? होना तो नहीं चाहिए कि अनुच्छेद 21 को बोले कि नहीं, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। या कई भारत के नागरिक रहे हैं जिन्होंने ऐसे कांड अपराध किए जिन्हें कि हमें फांसी की सजा देनी पड़ी। उसे मानवीय दृष्टिकोण पे किसी की मृत्यु दंड देना सही नहीं है। कई राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम भी कहते थे कि मैं मृत्यु दंड का समर्थन नहीं करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत यही नियम है कि मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड देने के बाद हमारे पास विकल्प नहीं बचता है। मान लीजिए किसी को ऐसा मृत्यु दंड दे दिया गया कि बाद में साबित होता है कि वो निर्दोष था, तो फिर या ऐसा था कि उसे फंसाया गया, तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि और दूसरी सज़ा मान लीजिए उम्र कैद दे दी गई, अब निर्दोष है, 20-22 साल रहने के बाद उसको हम निकाल भी तो सकते हैं, बच भी सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड के बाद हमारे पास विकल्प बचता नहीं है कुछ। अगर मृत्यु दंड दे दिया तो फिर हो गया, फिर तो कुछ नहीं, उस नहीं कर सकते, हम सुधार भी नहीं कर सकते उसमें अपने। तो बहुत सारे अभी देखिए हाल में मलेशिया ने अपना मृत्यु दंड ख़त्म किया है। लेकिन कई बार इतने जघन्य अपराध हो जाते हैं कि जिनको मृत्युदंड देना के सिवा कुछ बचता नहीं है। एक से एक मतलब सीरियल किलर पड़े हैं, इतने कांड किए हैं कि इनको मृत्युदंड देना भी कम लगता है। तो उस स्थिति में मृत्युदंड दिया जा सकता है। एक कानून के अंदर का ही ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 21 देखो, अब अनुच्छेद 20 में बहुत सारा है। उत्तम जीवन जीने का अधिकार की जब हम बात करते हैं तो जीवन जीने का मतलब ये जीवन तो पशु भी जी रहा है, पक्षी भी जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, तो क्या इंसान भी वैसे जीवन जिए? नहीं। जीवन जीने का मतलब होता है गरिमा के साथ जीवन जीना, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीना। तो उसमें बहुत सारे हैं कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीना, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित। देखिए इस समय बहुत मामला चल रहा है वायु प्रदूषण का, ग्लोबल वार्मिंग का। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार निर्देशित किया था कि स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित पर्यावरण ये ज़रूरी है। हम जो सांस अंदर ले रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि स्वच्छ हो। इस मामले को लेकर के स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु का अधिकार, जीवन निष्ठा का अधिकार, ये भी जीवन का अधिकार कि भाई कोई व्यक्ति किसी की पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी जीवन का अहम हिस्सा है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसको हम आगे अभी अनुच्छेद 21 में पढ़ेंगे। उसके बाद अकेले कारावास बंद होने के अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध कर। आप इस तरह सबके साथ हथकड़ी नहीं लगा सकती, पुलिस किसी को लाए पकड़े हथकड़ी लगा दे। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर तक फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, और हम इसको आगे विस्तृत पढ़ेंगे अभी। तो लगभग
22 ऐसे करके अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो लगातार जुड़ते रहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय इसको भी शामिल कर देता है कि नहीं, ये भी जीवन के अंदर जो नए नए आते रहते हैं उच्चतम न्यायालय उसको शामिल करता रहता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A क्या है? अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया था। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये तो देखिए, जितना हमें खाना पीना पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी शिक्षा है। शिक्षा के बिना तो संभव ही नहीं है कि हम एक व्यक्ति की विकास कर सकें, उसके व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा का अधिकार दिया जाए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अब ये शिक्षा का अधिकार किसके लिए? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जिसे 2009 में लागू किया गया। आज भी देखिए गुणवत्ता क्या है क्या नहीं है, इस पे नहीं जाएंगे। सभी गाँव में लगभग एक प्राइमरी स्कूल खुला हुआ है। उस स्कूल में जो अध्यापक हैं या जो यहाँ की मिड डे मील की व्यवस्था भी है, कपड़े भी मिले जाते हैं, जूते भी दिए जाते हैं, किताब कॉपियाँ भी दी जाती हैं। इसका एक भी रुपया अभिभावकों को पे नहीं करना पड़ता। ये हमारे भारतीय संविधान की बहुत कल्याणकारी राज्य उदाहरणा का एक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य के नीति तत्व है। ये देखना है कि कितना ज़रूरी है कि हम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बच्चों को कम से कम 6 से एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिटी, ताकि वो देश को, ताकि वो समझ सके सही और गलत में अंतर कर सके। एक मिनिमम समझ तो होनी चाहिए। एक मिनिमम समझ विकसित हो जी तो बाद में आगे के रास्ता भी खुल जाता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से 6 से लेकर के 14 तक अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार से किसी को वंचित नहीं। इसमें एक बात और है, शिक्षा का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को नहीं, अगर विदेशी नागरिकों के बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी अधिकार दिया गया। ये देखिए हमारे भारतीय संविधान, भारतीय उदारता का एक पराकाष्ठा ये कि हम विदेशी नागरिकों के बच्चों को भी अगर वो हमारे स्कूलों में पढ़ना चाहता है तो हम उसको शिक्षा देने से बाध्य नहीं, रोक नहीं सकते, उसको भी हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। अभी और भी है शिक्षा का अधिकार, देखिए मूल अधिकारों में है। अनुच्छेद 45 के अंदर राज्य के नीति तत्वों में है कि सभी बच्चे 14 वर्ष के बच्चों तक की हम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देंगे। मूल कर्तव्य में भी है जो कि 51 में दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसलिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में भी। कई बार प्रश्न आता है कौन सा अधिकार मूल अधिकार में भी है, राज्य के नीति तत्वों में है भी है, और साथ में मूल कर्तव्य में भी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा है। अब देखिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है कि बिना शिक्षा के संभव ही नहीं है कि हम एक ऐसे समाज का विकास कर सकें, एक समाज, भारत को एक ऐसा देश बना सकें कि एक सभी समानता, सभी के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण। एक कभी भी शिक्षा का उद्देश्य के लिए नहीं होता कि पढ़ लिया, नंबर पा लिया। ये शिक्षा से मानसिक विकास, मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है, सोचने का, समझने का, और साथ में व्यवहार करने का दूसरों के साथ, इनके खुद के साथ भी। आज देखिए जितनी भी आतंकी घटना हुई, कुछ भी हो, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको हिमन बम बना दिया और चले गए। धर्म के नाम पे कट्टरता भरी पड़ी है, उग्र हो जाते हैं। जब शिक्षा रहेगी तो कोई व्यक्ति सही और गलत में अंतर का विभेद कर सकता है। इसीलिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं, हम बात करेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि निरोध एवं गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या किया जा सकता है तो इस तरीके से उस पर हम निरोध एवं साधारण कानून मामले से संबंधित है। दूसरा भाग अनुच्छेद 22 का पहला भाग है जिसे साधारण कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए गिरफ्तार हमने कर लिया, चलिए, तो उसे गिरफ्तार करने से पहले उसको सूचना दी जाएगी कि आखिर हम किसी को क्यों गिरफ्तार करें। ये नहीं कि पुलिस आई और उठा लेगी किसी को भी। इसलिए दूसरा है परामर्श और प्रत्यक्षा। हम अगर मान लीजिए हमको गिरफ्तार करती, किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको कानूनी सलाह देने के लिए, कानूनी मदद देने के लिए सरकार ही वकील की व्यवस्था करेगी और सरकार ही उसका केस लड़ेगी। इसके साथ साथ अगर कोई है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट नहीं आगे अलाउ करता तो उसे तुरंत उसे रिहा कर दिया जाएगा। इसका मतलब अनुच्छेद 22 दो भाग, पहला भाग कहता है
कि गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना का अधिकार होगा कि हम अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने इसे क्यों गिरफ्तार किया है। बिना बताए आज भी देखिए, जब किसी को कोई पुलिस अरेस्ट करने जाती तो उसके बताती कि आपने ये अपराध किया है इसलिए आपको गिरफ्तार, तो नहीं चुपचाप आए उठा लेके चली गई, ऐसा तो करती नहीं। इसी तरीके से हमको जैसा कि गिरफ्तार कर लिया उसके बाद हमें कानून की मदद के लिए ये नहीं कि हम वकील ही नहीं मुहैया करा रही हमको पकड़े हुए, ऐसा नहीं होगा। साथ में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट से हम देखिए तुरंत पेशी हो जाएगी कि आखिर इसने अपराध किया है कि नहीं किया, और अगर जज दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं किया तो उसको रिहा कर दिया जाए। इसमें ये उसके बाद इस तरह कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक है तरबेत के लिए प्रण, ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों की इसमें भी बहुत सारा अपवाद है कि जैसा जम्मू कश्मीर को लेकर के है मामला, पब्लिक सेफ्टी बिल होता था, वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज भी है कि अगर हम किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी को मान लीजिए हमें कोई शक है कि आतंकी घटना कर सकता है, अगर हम उसको इंतजार ही करते रहे कि ये आतंकी घटना करेगा तब हम करेंगे। अब पूरा हमको भरोसा है कि आतंकी घटना कर सकता है, पुलिस की ये पूरा उसकी इंटेलिजेंस से सूचना मिली हुई है। अब हमने क्या किया, उसको छोड़े हुए हैं, वो पूरी अपनी प्लानिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी को निरोध कर सकते हैं, किसी को हम डिटेन कर सकते हैं। लेकिन डिटेन करने समय भी एक अपने रूल रेगुलेशंस हैं कि हम 3 महीने ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, साथ में कि उसके साथ कोई इस तरीके का अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये उसके बाद आता है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या, देखिए जब यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था तो ब्रिटिश का क्या मतलब, तो बस भारतीयों का शोषण करो, भारतीय संसाधन की लूट करो और उसको लेकर के ब्रिटेन चले जाओ। प्रश्न भी था कि गंगा के तट से निचोड़ना, गंगा के तट के समेटना और जाके टेम्स नदी लंदन के किनारे उसको निचोड़ देना, मतलब यहाँ के सारे संसाधनों को ले जाओ और उसे जैसा निचोड़ दिया वहाँ जा करके। इसे ही कारण है कि 200 साल तक हम लोग ने पूरे भारत में कितनी दरिद्रता, कितनी गरीबी, कितना अकाल, कितना मृत्यु हुई। ब्रिटिश को तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था क्योंकि उनको तो केवल लूट करना था। तो इस अब शोषण यहाँ पे जो अनुच्छेद 23 दिया था ये बेसिकली बच्चों के शोषण को रोकने के लिए कि आज भी देखिए आप बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ये कहें कि उन्हीं बच्चों की वजह से वो कारखाना ही चल रहा है, ये हालात है। एक तरफ तो आप बच्चों की फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बच्चों को अगर उन्हें हम इस तरह श्रम बनाए, श्रमिक बनाए रखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो हमारे अनुच्छेद 21 ये वायलेशन हो रहा है। इसको लिए अनुच्छेद 23 और 24 बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 23 और 24 ये बताता है कि हम मानव दुर्व्यवहार, मतलब देखिए अनुच्छेद 23 तो बेसिकली ये पुरुष महिला बच्चों सबके लिए, अनुच्छेद बेसिकली बच्चों के दृष्टिकोण करके बनाया गया है। तो मानव दुर्व्यवहार कि इसमें कई हैं कि हम बच्चों, महिलाओं, पुरुषों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, उनसे बलात् श्रम मतलब ज़बरदस्ती कोई श्रम नहीं कराएंगे, अनैतिक दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उनको वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं करेंगे, देवदासी नहीं बनने देंगे। उसके बाद मतलब कि बेगार नहीं कराएंगे। उनसे बेगार का मतलब होता है कि जब हम किसी को बिना पैसे दिए अपने प्रभाव में या डर दबाव में किसी से काम करा लेते हैं। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, गाँव में भी हैं कि जिनको डर दबाव से प्रभावशाली लोग अपना काम करा लेते हैं। तो अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अनेक प्रकारों, बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। स्वतंत्रता से पहले बहुत ज़्यादा बंधुआ मजदूर थे, ज़मींदार होते थे, वो दूसरे लोगों को अपने खेतों में ज़मींदार बनाए रखते थे कि उनको ज़मींदार अपने खेतों में उनको मजदूर बनाए रखते थे। ऐसे उनकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि अगर आप किसी की हम मजदूरी करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक देगा, रोकना नहीं है। संविधान यहाँ रोक नहीं रहा है, संविधान यहाँ ज़बरदस्ती करने से रोक रहा है। आप कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी के साथ अमानवीय तरीके से, बलात् तरीके से फोर्सबली ये नहीं कर सकता कि उससे बाल श्रम कराए, उससे वो मजदूरी कराए। ये उसके बाद अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदमी बालकों के निवेदन, मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में खासतौर से, क्योंकि 6 से 14 हमने पहले शिक्षा देखा है अनुच्छेद इसमें, तो कम से कम 14 साल के बालक को अगर हम काम नहीं कराएंगे तो स्कूल जा सकेगा, पढ़ सकेगा। अगर हम उसको काम ही कराते रहेंगे तो पढ़ेगा कैसे। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 कारखानों में आदमी बालकों के नियोजन का निषेध करता है। उसके बाद